नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ भारत के प्रमुख तटीय मैदान या घाट। इन सब की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे, जो हमारे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ से हर एग्ज़ाम में किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए हम आज चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो हमारा आज का जो वीडियो है इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले घाट किसे कहते हैं। पूर्वी घाट और जो पश्चिमी घाट हम पढ़ते हैं तो वो किसे कहते हैं। तो पूर्वी तट पर जो ये पर्वतों की श्रृंखला पाई जाती है, कन्याकुमारी से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक, यहाँ जो पर्वतों की जो श्रृंखला पाई गई है, इस श्रृंखला को पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी तट पर यहाँ से लेकर जो कन्याकुमारी यहाँ तक, केरल तक पर्वतों की जो ये श्रृंखला पाई गई है, इसको हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। इसी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री भी कहते हैं और पूर्वी घाट है, इसी को हम महेंद्रगिरी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो ये रेड लाइन हमने बना रखी है, ये रेड लाइन वाला पोर्शन, तो ये रेड लाइन वाला ये गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक जो समुद्र से लगा हुआ भारत का हिस्सा है, जो तट है, उसको हम पश्चिमी तट, और जो पूर्वी तट पर जो समुद्र से लगा हुआ जो भारत का हिस्सा है, इसको हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? पश्चिमी तट, पूर्वी तट और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। अब देखते हैं ये पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, ये किसको कहते हैं। तो जो पूर्वी घाट और पूर्वी तट, इसके बीच में जो ये मैदान पाया जाता है, जो तटीय मैदान है, इसको हम पूर्वी तटीय मैदान, और पश्चिमी तट पर पश्चिमी घाट और पश्चिमी तट के बीच में जो मैदान है, इसको हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक जो तट है, समुद्री तट, इस तट की कुल लंबाई कितनी है। तो 6100 किलोमीटर यानी 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये अंडमान निकोबार है, ये अंडमान और निकोबार, अगर इसको भी मिला लिया जाए और पश्चिम इधर ये लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप को भी मिला लिया जाए, तो इनकी तट रेखा और अंडमान निकोबार की ये तट रेखा, इसको भी जोड़ लिया जाए, तो हमारी कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कौन कौन से राज्य हैं हमारे जो पूर्वी तट या पश्चिमी तट से लगे हुए हैं। तो हम देख लेते हैं ये कौन कौन से राज्य हैं। इसमें देखते हैं ये गुजरात, ये समुद्र से लगा हुआ है, तो गुजरात और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये तमिलनाडु, और ये आंध्र प्रदेश, और ये उड़ीसा, और उसके बाद ये पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य जो हैं, ये 9 राज्य हमारे ऐसे हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। यानी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो है वो अरब सागर से लगा हुआ है, ये अरब सागर का क्षेत्र है। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये जो है ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए राज्य हैं। इसके बाद देखते हैं कि कुल इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी कुल संख्या 9 है। और इधर के जो ये राज्य हैं 1 2 3 4, ये बंगाल की खाड़ी से लगे हुए हैं, और इधर 1 2 3 4 5 जो राज्य हैं ये अरब सागर से लगे हुए हैं। यहाँ हमारा हिंद महासागर है। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिमी तटीय मैदान को वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है, किस कारण ये उपजाऊ है, कहाँ से वर्षा होती है। तो जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है यहाँ से, ये जो केरल के तट पर आता है, फिर यहाँ से बढ़कर आगे वर्षा करता है। इसके लिए हम अगला वीडियो बनाएंगे। सिर्फ यहाँ इतना जानते हैं कि पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसको वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। और इसमें बहने वाली जो ये नदियां हैं, जो इधर की तरफ ये यहाँ से नदियां बह रही हैं, ये नदियां
डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये एस्चुरी बनाती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान यहाँ गुजरात में अधिक चौड़ा है। ये गुजरात वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अधिक चौड़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये आगे की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, किंतु जब ये केरल के पोर्शन में यहाँ पर पहुँचता है तब इसकी चौड़ाई पुनः अधिक हो जाती है। जितनी इधर गुजरात में थी वैसे ही इधर बढ़ जाती है। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान को देख लेते हैं। इसको वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है? तो पूर्वी तटीय मानसून जो मैदान है, इस पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ से जो मानसून उठता है वो कुछ तो इधर केरल की तरफ मुड़ जाता है और कुछ इधर की तरफ आकर बंगाल की खाड़ी में आता है। इससे होती है वर्षा प्राप्त। और दूसरी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून से भी प्राप्त होती है, यानी इस मानसून में जो लौटता हुआ मानसून आता है तब दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त हो जाती है। और जो बंगाल की खाड़ी से मानसून उठता है उससे उत्तर पूर्वी मानसून से भी पूर्वी तटीय मैदान को वर्षा प्राप्त होती है। इस तरफ की जो नदियां बहती हैं, इस तरफ जो नदियां बहने वाली हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ध्यान रहे, पूर्वी तटीय जो नदियां हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और पश्चिमी तटीय जो नदियां हैं वो डेल्टा न बनाकर एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसके बाद पूर्वी तटीय मैदान जो है, ये पूर्वी तटीय मैदान ये पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। क्यों? क्योंकि इधर का जो खड़ा डाल है ये ऊंचाई अधिक है यहाँ पर, और जब ऊंचाई अधिक है तो यहाँ पर खड़े पर्वत है, इसीलिए यहाँ पर कम ऊंचा है, ये मैदान चौड़ा है। और ये वाला मैदान यहाँ पर नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी भी बिछाई गई है, तो ये मैदान तटीय मैदान जो पूर्वी है वो अधिक चौड़ा है। इसके बाद देखते हैं पश्चिमी घाट, मतलब भारत के जो घाट हैं पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो पूर्वी जो पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो अन्नामलाई यहाँ पर है, अन्नामलाई की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी, ये पश्चिमी घाट में है। और इसकी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये यहाँ पर अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अगर कहा जाए, ऊंचा शिखर पर्वत चोटी जो है ये अनाईमुड़ी है ये। और पूर्वी घाट पर जो सबसे ऊंचा शिखर है तो वो ये महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1500 मीटर। और नीलगिरी पर्वत जो यहाँ पर है, जहाँ पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आकर मिल रहे हैं, इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो वो डोडा बेटा है, इसी को दोदा बेटा भी कहते हैं। इसकी जो ऊंचाई है वो 2637 मीटर है। और हम लोगों ने सुना है कि प्रसिद्ध जो पर्यटक स्थल है तमिलनाडु में ऊटी, वो कहाँ है? तो वो नीलगिरी पहाड़ी पर ही स्थित है। इसके बाद हम पश्चिमी तटीय मैदान है, इसकी विशेषता क्या है? तो पश्चिमी घाट जो है, ये जो पर्वतों का ढाल है ये सतत है, यानी ये सतत है, इन्हें केवल दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता है। ये लगातार ऊंचा हुआ पर है, कहीं पर ढलान इसका ऐसा नहीं है कि पार किया जाए, तो ये दर्रों द्वारा ही पार किया जाता है। यहाँ पर 4 दर्रे पाए जाते हैं मुख्य रूप से, जो मुख्य हैं। तो थाल घाट दर्रा है, जो थाल घाट दर्रा है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, यानी कि मुंबई से नासिक जाने का जो मार्ग है तो हम उसको थाल घाट दर्रे से होकर पार करेंगे। और मुंबई से अगर पुणे जाने के लिए, यानी जो थाल भोर घाट दर्रा है ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और ये जो पाल घाट दर्रा है ये पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट ये पहाड़ है इसलिए यहाँ पर पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। और सिनकोटा दर्रा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, यहाँ पर तिरुवनंतपुरम है और यहाँ से मदुरै को जोड़ता है ऐसे। तो ये जो सिनकोटा दर्रा है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। इसमें देखते हैं कि वर्ष 2012 में वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट को जैव विविधता के कारण, यानी यहाँ पर जैव विविधता बहुत पाई जाती है,
इसीलिए जैव विविधता के कारण ही 2012 में पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर स्थल यानी यूनेस्को में शामिल किया गया। ये यूनेस्को में शामिल किया गया है। कौन? हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कब शामिल किया गया? तो 2012 में शामिल किया गया। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो अगर हम उत्पत्ति को देखते हैं तो अरब सागर के नीचे धंसने के कारण। पहली बात तो ये जो हमारा अरब सागर है, ये अरब सागर का क्षेत्र है, इसके नीचे ज़्यादा धंस जाने से ये जो भाग था ये ऊपर की तरफ उठ गया। और दूसरा कारण क्या है कि गोंडवाना लैंड का जो अवभंजन हुआ है, तो गोंडवाना लैंड का जो अवभंजन हुआ उससे भी पश्चिमी घाट की उत्पत्ति हुई। और इसका जो ढाल है वो पूर्वी ढाल यानी इसके ढाल की अपेक्षा अधिक तीव्र है। और यही कारण है कि यहाँ की जो नदियां हैं वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं डेल्टा न बनाकर। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी तट है। पूर्वी घाट, इसकी विशेषता क्या है? इसमें जो देखा था अभी पूर्वी घाट, ये तो इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी ऊंचाई कम है पश्चिमी घाट की अपेक्षा। पश्चिमी घाट जो है वो ऊंचाई अधिक है पश्चिमी घाट की, और इसकी ऊंचाई कम है। लेकिन पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है और पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है। इसके बाद पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। अभी क्या देखा था? पश्चिमी घाट का जो विस्तार था वो सतत था, लेकिन पूर्वी घाट का विस्तार जो है वो सतत नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो हैं उन्होंने इसको काट छांट कर दिया है। इसके बाद कुछ ऐसे तट आते हैं जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। तट, ये जो हमारा गुजरात से लेकर ये कन्याकुमारी तक ये जो पश्चिमी तट है, और ये पोर्शन जो यहाँ पश्चिम बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पूर्वी तट है, इसको कहाँ पर किन नामों से जाना जाता है, इसका प्रश्न भी पूछ लिया जाता है हमसे कि इस तट को, यहाँ से यहाँ तक जो तट है उसको किस नाम से जाना जाएगा, या इस क्षेत्र में जो तट है उसको किस नाम से जाना जाएगा। तो इसकी चर्चा भी आज हम इस वीडियो में कर लेते हैं। तो ये जो हमारा पश्चिमी तट है और पूर्वी तट है, इनको किस नाम से जाना जाएगा? तो पश्चिमी तट जो है इसको राज्यों के आधार पर या स्थानों के, शहरों के आधार पर नाम रखा गया है, बांटा गया है। लेकिन जो ये हमारा पूर्वी तट है, इस पूर्वी तट को नदियों के द्वारा, नदियों का नाम लेकर के इसको वर्गीकरण किया गया है। यानी इसका जो पूर्वी तट है उसको इसी तरीके से किया गया है। तो गुजरात से लेकर और दमन तक, जो ये हमारा दमन है यहाँ पर, तो दमन तक का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम काठियावाड़ तट के नाम से जानते हैं। और दमन से लेकर और गोवा तक जो तट है, ये समुद्री तट, उसको हम कोंकण तट के नाम से जानते हैं। गोवा से और कर्नाटक तक का जो तट है, इसको हम केनरा तट के नाम से जानते हैं। और कर्नाटक से कन्याकुमारी तक का जो तट है, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है मालाबार तट के बारे में, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और इसके बाद ये इधर का जो पोर्शन है पूर्वी तट, इसको नदियों के आधार पर किया गया है। जैसे कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा नदी तक, कृष्णा नदी जहाँ गिरती है, तो कृष्णा नदी तक का जो क्षेत्र है, इस तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। और मालाबार तट और कोरोमंडल तट को लेकर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछ दिया जाता है कि यह किसके किनारे, किधर है कोरोमंडल तट, किन राज्यों के पास है, या मालाबार तट किधर है, ये पूछ दिया जाता है। और कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक, इधर हम लोगों ने देखा था कि जैसे दमन से गोवा तक यानी राज्यों या किसी शहरों के नाम के आधार पर, यहाँ क्या है कि कृष्णा नदी से लेकर महानदी तक का जो क्षेत्र है ये तट है। इस तट को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं। और महानदी से लेकर स्वर्णरेखा नदी तक का जो तट है, इसको हम उत्कल तट के नाम से जानते हैं। इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत जल्दी उठाया जाता है कि उत्कल तट किन दो नदियों के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच में।
उत्तरी सरकार तट किन दो के किनारे है, तो महानदी और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र है। और कोरोमंडल तट कृष्णा से कन्याकुमारी तक, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ का जो तट है ये कोरोमंडल तट है। कन्याकुमारी से कर्नाटक तक मालाबार तट, और कर्नाटक से गोवा तक केनरा तट, और गोवा से दमन तक का जो तट है वो कोंकण तट, और दमन से गुजरात तक काठियावाड़ तट। इसके बाद देखते हैं कि किस राज्य की जो इसमें ये जो 9 राज्य लगे हुए हैं, यहाँ हम लोगों ने अभी देखा था, ये अभी यहाँ देखा था कि ये जो हमारे राज्य लगे हुए हैं इनमें से सबसे ज़्यादा तट रेखा जो है, ये जो तट रेखा है ये सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है और सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य की है। तो देखते हैं कि गुजरात का जो यहाँ से गुजरात का जो दिया गया है, ये गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। जो गुजरात की तट रेखा है ये सबसे लंबी तट रेखा है। कितनी है तो 1214.7 किलोमीटर, ये 1214.7 किलोमीटर की है। और सबसे छोटी तटरेखा गोवा की है, कितनी है तो 101 किलोमीटर। ये तटरेखा, ये क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है कि किस राज्य की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, तो गोवा की सबसे लंबी तटरेखा है, और गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, और गोवा की सबसे छोटी तटरेखा है, कितनी है तो 101 किलोमीटर है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूर्वी तट पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं या कौन कौन से शिखर हैं। तो पूर्वी तट पर कौन कौन से शिखर है, तो महेंद्रगिरी जो शिखर है तो हमारा ये उड़ीसा में है महेंद्रगिरी शिखर। उसके बाद नल्लामलाई, बेलीकोंडा और पालकोंडा और नागरी पहाड़ी। ये क्वेश्चन जो है अक्सर ये चारों जो पहाड़ियां हैं, बेलीकोंडा, नल्लामलाई पहाड़ी, बेलीकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और नगारी पहाड़ी, ये सारी पहाड़ियां चारों हैं जो वो आंध्र प्रदेश में है। लेकिन कभी कभी इसको इस प्रकार से ना पूछकर किस राज्य में है, इसको भी पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर का क्रम बताइए। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है कि नल्लामलाई, उसके बाद बेलीकोंडा, उसके बाद पालकोंडा और उसके बाद नागरी पहाड़ी। फिर उसके बाद देखते हैं तो जावदी पहाड़ी और शेवराय पहाड़ी, पंचई मलाई पहाड़ी और सिरुमलाई पहाड़ी, ये जो 4 पहाड़ियां हैं, ये चारों पहाड़ियां कहाँ हैं तो तमिलनाडु में स्थित हैं ये चारों पहाड़ियां। ये चारों पहाड़ियों में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो कि उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए या दक्षिण से उत्तर। तो इन पहाड़ियों को भी हमें इसी सीक्वेंस में याद करना है कि सबसे पहले जावदी, फिर उसके बाद शेवराय, फिर उसके बाद पंचई मलाई, फिर उसके बाद सिरुमलाई पहाड़ी। सबसे अंत में ये इलायची की पहाड़ियाँ, इसे कार्डमम की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। ये इलायची की इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इलायची की खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है, इसीलिए इस पहाड़ी को हम इलायची की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी बात, ये पहाड़ी भारत की सबसे अंतिम पहाड़ी है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं जो अन्नामलाई पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी हम बता चुके हैं आपको कि अनाईमुड़ी है। और जो दूसरी है ये नीलगिरी पहाड़ी, यहाँ पर डोडा बेटा है। तो ये डोडा बेटा जो चोटी है ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर है, सब नीलगिरी पहाड़ी का। और अब सबसे ये प्रायद्वीपीय जो भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची अगर चोटी देखा जाए तो अनाईमुड़ी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखा जाए तो डोडा बेटा ये चोटी है। इस प्रकार अगर आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे हम आगे वीडियो बना सकें। और हम आगे वीडियो जो बनाएंगे वो भी हम इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट सब टॉपिक को लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।